नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है कि राहु कब शुभ फल देने वाला हो जाता है। कोई बुराई की बात आज नहीं करनी, कोई राहु के भय की बात नहीं करनी, सिर्फ ये देखना है कि कब राहु जैसा घोर पापी ग्रह, बुरे से बुरा, इससे अधिक बुरा ग्रह कोई सा भी नहीं है, तो ये कब ऐसी हालात हो जाते हैं कि अधिक शुभ फल देता है। कौन से ऐसे भाव हैं जहां बैठ करके ये अपनी शुभता को देता है और क्यों देता है। तो एक चीज समझिए कि हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है, वो कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता कोई भी ग्रह। मैं इसे समझाने के लिए कहता हूं कि अगर मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूं, समझ लीजिए, तो मैं किसी के घर जाता हूं तो इंस्पेक्टर अंकल, ऑफिस जाता हूं इंस्पेक्टर साहब, किसी रिश्तेदारी में जाता हूं तो इंस्पेक्टर चाचा जी। यानी मेरी इंस्पेक्टर की जो पहचान है वो प्रमुखता से मुझ पर हावी रहने वाली है। अधिसंख्य के केस में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मामा जी का आ जाए, जनरली पुलिस ऑफिसर के तौर पर ही मुझे काउंट किया जाएगा। एक जर्नल तरीका है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं जिसे आप समझें। तो राहु में बुराई देने की सामर्थ्य है और कुछ प्रतिशत बुराई तो वो देगा ही देगा, तकलीफ देगा ही देगा उस भाव को जिस भाव में बैठेगा। लेकिन जब राहु की खुद की दशा होगी या उस ग्रह की अंतर दशा होगी जिसके साथ वो बैठेगा और वो कारक है, तो शुभ फल देगा। तो पहले सूत्र पे ध्यान देते हैं, फिर इस पर आएंगे। सूत्र महर्षि पाराशर ने और आपके होरा शास्त्र में लिखा है, बृहद होरा शास्त्रम पुस्तक है उनकी बड़ी मशहूर, मैंने उसमें से इसको पढ़ के आपको बता रहा हूं कि राहु जिस भी भाव या भावेश के साथ बैठता है उसी भाव के स्वामी की तरह अपना फल देता है। अगर वो भाव शुभ भाव है तो शुभ फल देगा, अशुभ भाव है तो अशुभ फल देगा। हर लग्न के लिए अलग अलग कारक और मारक होते हैं। इस पर एक अलग वीडियो बाद में बना दूंगा 1-2 दिन में, जिससे कि आपको ये बात भी समझ आए। तो हमारा नियम ये कहता है कि राहु जहां भी जिस ग्रह के साथ भी बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, उस भावेश की तरह ही अपना असर करता है। अगर वो भाव अच्छा है तो फल भी अच्छा देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे लग्न में बैठता है और मित्र राशि, अब राहु के लिए जो अच्छी राशियां काउंट की गई हैं जो पुस्तक में अवेलेबल हैं वो ये हैं कि वो शुक्र, क्योंकि शुक्र गुरु है, तो शुक्र की राशियों में यानी वृषभ और तुला में अच्छा प्रभाव देता है। शनि की छाया है इसलिए मकर और कुंभ राशि में होगा तो शुभ फल देगा। तीसरी बात आती है कि बुध के घर में रहता है इसलिए मिथुन में और कन्या में शुभ फल देगा। तो आपको ये बात समझ है कि किस हिसाब से लिया। और कर्क राशि में भी मैंने अपने अनुभव में देखा है कि बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। तो इन 7 राशियों में अगर वो दशम भाव में है, लग्न में है, आपका 9वें भाव में है, तो वो निश्चित रूप से अच्छा फल देता है। लग्न में भी उसका फल बहुत अच्छा आते हैं, दशम में तो उसके फल बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। ध्यान देना ये कि वहां पर वो कारक हो, मारक ना हो, मारक ग्रहों से दृष्ट ना हो। अगर ऐसा होगा तो वो अपना प्रभाव गड़बड़ कर देगा। यानी इंस्पेक्टर साहब तभी तक नॉर्मल मामा जी बने रहते हैं या चाचा जी बने रहते हैं जब तक कि वहां कोई क्राइम नहीं होता। लेकिन अगर कोई क्राइम की बात आती है तो एकदम इंस्पेक्टर साहब बन जाते हैं, फिर मामा जी नहीं है। ये एक तरीका था फिर समझने का ना, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने हल्का फुल्का एक एग्जाम्पल दिया आपको। तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, लेकिन अगर कारक के साथ बैठता है तो मजबूर हो जाता है कारक ग्रह के फल को वृद्धि करने के लिए, और मारक के साथ बैठेगा तो मारकत्व बढ़ा देगा। तो ये था उनका पहला सूत्र। दूसरा सूत्र ये कहता है कि अगर वो केंद्र में और त्रिकोण में, 7वां भाव छोड़ के, इसमें ध्यान दीजिए, केंद्र में और त्रिकोण में, त्रिकोणेश या केंद्रेश के साथ बैठे तो राजयोग का निर्माण करता है। यानी लगन में लग्नेश भी बैठा हो, ठीक है जी, जैसे मकर लगन वहीं पे शनि बैठता और राहु भी बैठे, तो अब ये योग श्रापित योग नहीं है, अब ये बहुत बलवान योग हो गया। अब वो शनि की सामर्थ्य को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा।
इसका निश्चित रूप से नुकसान दृष्टि भाव से पत्नी के घर पर आएगा। वो अपनी जगह है ही, ये राहु का को प्रभाव आएगा, पर उस भाव से संबंधित चीजों को बढ़ा रहा है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे फिर समझिए। मान लीजिए दशम भाव में शुक्र स्वग्रही है और शुक्र के साथ राहु देवता बैठे हैं, तो दशम भाव के जीवन स्तर को, धन धाना, हमारे मान सम्मान को बहुत बढ़ा देगा, ठीक। लेकिन चतुर्थ भाव पर उसकी जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो ठीक नहीं पड़ रही, तो वहां वो कष्ट देगा ही देगा। तो वह मेष राशि आएगी ना, शत्रु राशि आएगी, तो दृष्टि के को प्रभाव जरूर आएंगे। ये दो सूत्र हो गए जो महर्षि ने कहे, जो मैंने आपको बताए। अभी डिटेल में इनके सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। अच्छा, अनुभव में क्या देखने में आता है कि दूसरा घर और 11वां घर हमारे धन के हैं। राहु में एक क्वालिटी है कि सारी बुराइयों के बाद भी ये अचानक कुछ कर सकता है। अचानक धन, अचानक लॉस, दोनों बातें। एकाएक बहुत फायदा हो गया, एकाएक बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर राहु अच्छा है तो ये बहुत धन दे सकता है, पर धन मिलेगा कहां से? या तो दूसरे घर से मिलेगा या 11वें घर से मिलेगा। इसलिए दूसरे और 11वें घर में राहु है, और अच्छी राशियों में जिनके जिक्र मैंने करा 2, 7, 4, 3, 6, 10 और 11, यानी वृषभ, तुला, कर्क, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, इनमें है, तो उसके अचानक से धन देने का योग बढ़ जाएगा। अभी धन आएगा कहां से? सबसे बड़ी समस्या तो ये कि आएगा कहां से धन? या तो हमारी बौद्धिक चातुर्यता से आएगा, तो 5वां घर हमारी बुद्धि, हमारे सही मौके पे लिए जाने वाले फैसले, हमारी सामर्थ्य को बिलोंग करता है। लग्न हमारी सोच समझ, व्यक्तित्व को बिलोंग करता है। तो लग्न में अगर अच्छी स्थिति है, 5वें घर में अच्छी स्थिति है, 9वें घर में अच्छी स्थिति है, दशम भाव में अच्छी स्थिति है, तो आपको ये धन लाभ होने का योग बनेगा। या राहु दूसरे घर में हो, राहु 5वें घर में हो, बली, इस बात पे ध्यान दीजिए, बलवान होना चाहिए उसका, और 9वें घर, 10वें घर, 11वें घर में हो, तो इन घरों में अगर वो बैठेगा 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, इन भावों में बलवान ग्रहों के साथ बैठा है, योग कारक ग्रहों के साथ बैठा है, तो अपनी दशा अंतरदशा में और जिस ग्रह के साथ बैठा है उसकी दशा अंतरदशा में आपको बहुत अधिक फायदा, बहुत अधिक लाभ देगा। ये प्रामाणिक सूत्र हैं जो अनुभव में भी देखने में आते हैं। इन सारी बातों को मैं डिटेल में आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं, 7-8 एग्जाम्पल्स लेके, जिससे कि ये बात समझना आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, पहला नियम क्या कह रहा था हमारा? राहु किसी भी भाव में बैठे और वो वहां पे कारक स्थिति में हो तो ये स्थितियां अच्छी होती हैं। जैसे अगर हम मेष लगन मान लें 1 नंबर, तो मेष लगन में क्या है? सूर्य और गुरु कारक है। आपको ये बात समझ आई? अगर ये मेष लगन लेते हैं और गुरु और ये यहां पे बैठे हैं, गुरु और तो यहां ये 9 नंबर आएगा। तो अब ये कारक हैं मेष लगन के लिए, इसे कारक गिना जाएगा 9वें भाव को। गुरु यहां कारक काउंट होते हैं, कारक के साथ बैठते हैं। त्रिकोण यानी त्रिकोणीश के साथ बैठते हैं, तो ये अतीब शुभ फल देने वाले हो गए। अच्छा, एक साधारण सी बात तो आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जैसे कि कुछ योग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अलग से गिनते हैं, जैसे राहु और चंद्र एक साथ हों, है ना। जैसे राहु और सूर्य एक साथ है तो इसे सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। आप लिस्ट पूरी देख पा रहे हैं, मैं उसे सिर्फ पढ़ रहा हूं। तो राहु और सूर्य एक साथ होगा तो क्या होगा? राहु चंद्र एक साथ होगा। तो ये सब योग हैं जिनका नाम ये लिया जाता है, लेकिन ये तब हैं जब राहु बलवान हो जाए और वो ग्रह कमजोर पड़ जाए, अन्यथा इन योगों का निर्माण नहीं होगा बल्कि लाभ होगा। अब मान लीजिए ये तीसरा घर है ना, 1 मिनट समझिए, तीसरा भाव ये लिखा हुआ तीसरा भाव, और यहां पर राहु है, और वो राशि कौन सी है? जो राशि हमें सूट करती है। राशियां 2, 7, 3, 6, 10, 11 और 4। तो ऐसा आदमी बहुत पराक्रमी, बहुत मेहनती होता है, पर उसका जो नुकसान आएगा, अपने से छोटे भाई बहनों को तकलीफ हो सकती है, पिता को भी तकलीफ देखने में आ सकती है। तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, पर उस भाव की स्थितियों को इंप्रूव करा। ये समझना जरूरी है, सब कुछ ठीक नहीं कर रहा है, केवल भाव को ठीक कर रहा है। दशम भाव में बैठा है, ये दशम भाव है। कल्पना कर लीजिए यहाँ पर वो
मंगल के साथ बैठता है और यहाँ मेष आता है, तो ये कर्क लगन की यहाँ पर कुंडली बन जाएगी। तो इस स्थिति में भी क्योंकि वो इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, इसमें, इसमें और इसमें, यानी इन घरों में अगर है, खास तौर पर ये त्रिकोण और ये, आप ऐसे समझ लीजिए, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, तो भाव के स्वामी के साथ है तो बहुत बलवान काउंट होगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसको इस भाव, तो ये मैं एग्जांपल देता जा रहा हूं, जैसे इस भाव में बैठा है तो इस भाव को बढ़ा देगा। कल्पना करिए पंचम भाव में वो गुरु, चंद्र और राहु एक साथ बैठे हैं, तो अब ये गुरु चांडाल दोष या चंद्र ग्रहण दोष ना बन के अति शुभ फलदायी योग बन जाएगा अगर यहाँ चंद्र या गुरु स्वग्रही हुए तो यही कुल मिलाकर राहु की बात है। इन घरों से संपर्क होगा अतीव धन, इससे संपर्क होगा तो अतीव बुद्धिशाली, यहाँ होने पर भाग्य को बढ़ा देगा, यहाँ होगा तो जीवन स्तर को बहुत ऊंचा ले जाएगा, यहाँ होगा तो ओवरऑल पर्सनैलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। पर इसका नेगेटिव यहाँ आएगा तो यहाँ खराब प्रभाव देगा, ये समझना, यानी दृष्टियों के प्रभाव खराब जरूर आएंगे पर उस भाव से संबंधित प्रभाव आएंगे। तो संबंधित एग्जाम्पल्स आपने बराबर देखे, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, आपको मजा आया होगा। तो अपनी कुंडली में अपने राहु को देखें, मैथमेटिकल नंबर पे ध्यान दें और देखें कि क्या वो वहीं पर है। तो ये लिस्ट भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है कि कब कौन सा ग्रह कहाँ स्वग्रही होता है। तो भाव ये हैं, चलिए दूसरे स्केच पेन से ले लेते हैं। ये भाव, ये भाव और ये भाव, ये और ये एक लाइन हमने खींची, तो इनमें होने पर बहुत अच्छा फल देता है और इनसे जुड़ने पर, इसको अभी उंगली रख लेते हैं, इनसे होने पर जुड़ाव किसी भी रूप में आता है तो अचानक धन लाभ, और यहां होगा तो बहुत ही मेहनती, बहुत ही पराक्रमी होता है। तो ये विशेषताएं हैं, उसकी ध्यान दें। छठे घर में भी राहु बुरा नहीं है पर उसका फल कुछ अलग तरीके से प्राप्त होता है। यहाँ ठीक नहीं है, 12वें घर में भी वो ठीक नहीं है, 7वें घर में भी वो ठीक फल नहीं देता है, ऐसे अनुभव में देखने में आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।